नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। माधव निदान की क्लास शुरू हो गई है, तो हम सब डॉक्टर आदरणीय नवीन जोशी सर का थैंक यू बोलते हैं कि इतना टाइम पे इसको शुरू करना और टाइम पे सब मैनेज करना कितना कठिन हो जाता है। कभी कभी कंप्यूटर हैंग हो जाता है, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तभी सर अपना काम जरूर कर देते हैं, तो हमको सर को थैंक यू जरूर बोलना चाहिए। अभी हम माधव निदान का जो सेशन शुरू कर रहे हैं, तो अभी हम आज से कुछ नया चीज शुरू करेंगे कि जैसे ही सेशन का 10 मिनट खत्म होने वाला होगा, तो उसके पहले हर वैद्य को हम बुलाएंगे और हर वैद्य अपने बारे में और जहां पर रहते हैं, जो सिटी में या जो गांव में जो प्लेस में रहते हैं, उसके बारे में अपने बारे में सब बताएंगे, ताकि इससे और हमें कुछ जानकारी मिलेगी वो वैद्य के बारे में कि वो कौन है क्या है। और एक सेशन, अभी 4 सेशन होते हैं, तो एक सेशन में जेंट्स बोलेंगे, कोई मतलब मेल डॉक्टर बोलेंगे, और दूसरे सेशन में कोई फीमेल डॉक्टर बोलेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम सभी को चांस देंगे। और दूसरा बात है कि अभी जब चर्चा शुरू होगी, तो प्लीज कोई भी बीच में मत बोलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कंप्लेंट आ रहे हैं कि हम जब बोलते हैं तो बीच में कोई टपक जाता है, तो फिर हमारी बात नहीं हो पाती है। इसलिए सभी को चांस मिलेगा। जब भी बीच में कोई बोलता है ना, तो डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए सबको बोलने का चांस दिया जाएगा। तो अभी हम लोगों ने कल कलाय खंज और पंगु ये सब पढ़ लिया है। आज हम लोग उसके आगे का बात देखेंगे। मैं एक दो लोगों को को होस्ट बना देता हूँ, और आज का जो सेशन है बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप लोगों ने देखा होगा कल पांच भौतिक का इतना बढ़िया हुआ, इतना बढ़िया हुआ कि मतलब सुपर हिट हुआ। तो मतलब हम लोग अभी ऐसा करेंगे कि हम लोग एक एक वैद्य लोग को भी जानेंगे, क्योंकि आयुष दर्पण पे चिकित्सक कौन कहाँ क्या प्रैक्टिस कर रहा है वो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो जब 10 मिनट होने वाले होंगे तब वो हम शुरू करेंगे। अभी पाद दाह के लक्षण हम लोग देखते हैं। आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहे हैं। दाह व्याधि जो है यह सेपरेट बताया है माधव निदान में, लेकिन यहाँ पर फिर से इनको क्यों बताना पड़ा वात व्याधि के अंडर में, उसका एक महत्व है, तो वही हम लोग देखते हैं। तो 62 नंबर के श्लोक में देखिए कि बताया है कि पादयो कुरुते दाहम पित्ताश्रिक सहितो नीलः विशेषतः चक्रमतः पाद दाहम तमादिशेत। इतना बढ़िया बता रहे हैं। पाददाह, पैरों में जलन, ऐसे कंप्लेंट लेके पेशेंट जरूर आते हैं आपके पास, और सबके प्रैक्टिस में ऐसे पेशेंट आते हैं, और हमारे घर में परिवार में भी ऐसे पेशेंट जरूर रहते हैं। तो इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि पित्त और रुधिर के साथ वायु कुपित होकर पैरों में दाह उत्पन्न कर देता है। मतलब पित्त भी है और रक्त, इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, वायु कुपित हो जा रहा है, पैरों में दाह उत्पन्न कर दे रहा है, चलने के समय विशेष दाह होता है, इसे पाददाह कहते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं कि पाददाहम महा पादयोर इत्यादि विशेषतः चक्रमत इत्यनेन स्थितस्य मंदोदाह इति दर्शयति। व्यवहारादेर भावाद वात रक्तादयस्य भेदः। इसका मतलब यह है कि पाददाह के लक्षण कहते हैं पादयोर इत्यादि
विशेषतः चक्रमता से सिद्ध होता है कि चलने फिरने के समय ही अधिक होता है, ये बाकी टाइम पे नहीं होता है। दूसरा दाह के अपेक्षा जैसे वातरक्त का दाह अलग होता है या फिर दाह सिम्टम अलग होता है, और इसमें पाद दाह जो स्पेशल बताया ये वॉकिंग करने के टाइम पर ही होता है, और बैठे लेटे और आराम करने के टाइम पे स्वल्प होता है, थोड़ा ही होता है। इसमें भी वातरक में पाए जाने वाले विवरणता आदि लक्षण नहीं होते। जो वातरक में हम लोग स्पेशल देखे हैं कि कलर चेंज हो जाता है, मतलब रेडनेस आ जाता है, यहाँ पे नहीं होता है। यही वातरक से इसका भेद है। पित्त और रक्त से मिला हुआ वायु पाँव में दाह उत्पन्न कर देता है। यह दाह चलते समय तो अधिक होता है, किंतु बैठे लेटे या आराम करते समय कम होता है। क्योंकि चलते समय पाँव में संघर्ष अधिक होता है, इसलिए वायु जो है पित्त रक्त को उद्रिक्त कर देता है। बैठे लेटे व आराम के समय संघर्ष नहीं होता है और दाह भी नहीं होता है, इसीलिए इसको पाददाह कहते हैं। इसमें टीका कार ने कुछ चिकित्सा भी बताइए, तो इसमें माधव निदान ने बताइए, अलग किताबों में बताइए। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि वात और रक्त की दुष्टि होकर भी, यहाँ पर वात और रक्त की दृष्टि है लेकिन आवरण जन्य संप्राप्ति नहीं है ये सिम्टम में, तो ये व्याधि में, तो इसलिए वैवर्ण नहीं है, शोथ नहीं है, शूल नहीं है। जैसे वातरक्त में रहता है, वातरक्त में स्वेलिंग रहता है, शूल रहता है और वैवर्णता रहती है, यहाँ पे नहीं रहता है। दूसरा, ये किनको पाया जाता है? जो लोग पैदल बहुत ज्यादा प्रमाण में चलते हैं उनका प्रमाण उनमें ज्यादा पाया जाता है, चलते समय उनको दाह होता है। और दूसरा अर्थ है कि बैठने पे दाह नहीं होता है या दाह का प्रमाण कम होता है। दूसरा, इसमें पित्त और रक्त से वायु का आवरण होता है, थोड़ा सा आवरण होता है लेकिन उतना बड़ा नहीं होता है। और दूसरा बोलते हैं कि वात व्याधि प्रकरण में वात के नादात्मज व्याधि का समय पाददाह का वर्णन है। तो ये देखा जाए तो ये दाह जो ये पित्त का लक्षण होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वायु जो है, वायु कुपित होकर पैरों में दाह उत्पन्न करता है। रक्त और पित्त भी दूषित है लेकिन वायु के चलने की वजह से वहां पे ऐसा सिम्टम्स आ रहे हैं। अब चिकित्सा में ऐसे बता रहे हैं कि रक्त और वात की दृष्टि होने से यहाँ पर वातरक के सारे उपचार जो हैं, जो वातरक में बताए, जैसे कि रक्त मोक्षण है, फिर विरेचन है, फिर उसके बाद में तिक्तक क्षीर बस्ती है, वो सब यहाँ पे बहुत ज्यादा उपयोगी है। और बाह्योपचार में शब्दोद्घृत से संवाहन यह महत्व का उपक्रम है। मतलब जो 100 बार धोया हुआ जो घृत है, शब्दोद्घृत, उसको पूरा लगा के और दबाना, संवाहन करना, ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। संवाहन करने से वायु जो है वो शमित हो जाता है और जो दाह हो रहा है वो शब्दोद्घृत से ठीक हो जाता है। अभ्यंतर औषधि में समीर पन्नाग्रस और सुरशेखर यह मिश्रण अदरक सोरस के साथ, सुरशेखर इसको अदरक सोरस के साथ देने से क्या होता है कि पित्त की जो सामता है उसका पाचन हो जाता है, और इसके वजह से क्या होता है कि सुरशेखर और समीर पन्नग ये विशेष व्याधि प्रतिनिधि दवाई है। बाकी तो वातरक की जितनी दवाई है, जैसे कैशोर गुगुल हो गया, फिर तिक्तक क्षीर, गुड़ूची, ये सब का जो वातरक की सारी चिकित्सा यहाँ पर अप्लाई करना है। तो ये मैंने बता दिया। आप लोग में से किसी को कुछ बताना है तो बताइए, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। डॉक्टर कंचन मैम, आपके प्रैक्टिस में ऐसे पेशेंट आते हैं तो आपने देखा है? बताइए प्लीज। प्रणाम सर। जी प्रणाम, सर बताइए। बहुत आते हैं ऐसे पेशेंट, और आपने ये बहुत अच्छा बताया कि वायु की वजह से हमें सोचना है। मैं भी पित्त का इन्वॉल्वमेंट ही समझती थी, पर ओल्ड एज पीपल आते थे तो मैं वात का भी इन्वॉल्वमेंट है ऐसे समझती थी, पर ये क्लियर बहुत ही अच्छा बता दिया आपने कि वायु की वजह से ही होता है। तो सर बहुत पेशेंट आते हैं और बहुत तरीके से मैंने इसको ट्रीट करने की कोशिश की है। बहुत सारे पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं और कुछ कुछ पेशेंट है कि वो नहीं ठीक हुए हैं। अभी मेरे पापा को ही है, तो पापा को भी बहुत बार मैंने बहुत सारे तरीके से ट्रीट करने की कोशिश की है, पर उनका ना कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर है वर्टेब्रास में, तो हो सकता है वो भी एक कारण हो। डायबिटिक भी है, शायद वो नर्व वहां पे प्रेस होने की वजह से भी, क्योंकि पहले कुछ नहीं था उनको पादा, ये कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर होने की वजह से उसके बाद ही ये हुआ है। तो क्योंकि यहाँ पे लोकल एप्लीकेशन के लिए मैंने जैसे करेला होता है ना, करेले का जूस भी बोला था, तो कुछ कुछ पेशेंट में बहुत अच्छा फायदा हुआ करेला जूस अप्लाई करने के बाद। और यहाँ पे मैं कैस्टर ऑयल भी अप्लाई करने के लिए बोलती हूँ, शतधौत भी बोलती हूँ। और मैं मोस्टली गोक्षुरा देवगुल और चंद्रप्रभा वटी यहाँ पे देती थी। पर आपने ये बहुत अच्छा बताया कि सुचेकर भी हम अदरक सोरस के साथ दे सकते हैं और समीर पन्नग भी। सर ऐसे पेशेंट बहुत मिलते हैं मोस्टली मिडिल एज और ओल्ड एज, जिनमें जैसे 45 अप है या फिर 60 अप है,
तो इनमें ये बहुत ज्यादा दिखता है सर। और जी उनमें ऐसे डिफॉर्मिटी कुछ नहीं लगती है, पैर ऐसे दिखेंगे ना उनके एकदम नॉर्मल, कुछ रेडनेस नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। पर ऐसी कंप्लेंट होती है उनकी कि मेरे पैर पूरे जल रहे हैं। मेरे पापा तो ऐसे कंप्लेंट करते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ पैर को हाथ लगा के बैठेंगे। उनको बहुत बार मुल्तानी मिट्टी अप्लाई करो या फिर आप तुलसी का मिट्टी अप्लाई करो, थोड़ा शांत हो जाता है, थोड़ी देर के लिए फिर से स्टार्ट हो जाता है। अभी मैं ये ट्राई करती हूँ उन पे सूत शेखर और अदरक स्वरस का। जी जी, सर। थैंक थैंक यू। यू सर। और वैदिक किस, हाँ जी बताइए। ये मतलब एक साथ तो नहीं होता कि नानात्मा जो, लेकिन जो डोमिनेटिंग दोष है अगर हम उसकी चिकित्सा करते हैं, जैसे आपने ये बताया ना पित्त और इसका रुधिर के साथ वायु कुपित है, वायु अधिक कुपित है, तो क्या होता है कि पेशेंट को पाददाह तो हो रहा होता है, वो एक्चुअली वायु की वजह से होता है, तो उसको पैरों में ऐसा लगता है जैसे हल्कापन सा, जैसे बिल्कुल लाइट लाइट सा शून्यता सी महसूस होती है। तो उस समय जब हम लोग शीत अगर उपचार कर दें तो बढ़ जाता है पेशेंट का जो वो है। और उस समय अगर हम लोग पित्त की चिकित्सा जब हम वायु की चिकित्सा करते हैं तो उष्ण कुछ भी, जैसे सरसों के तेल में दशांग लगाया या सरसों का तेल लगाया, और अगर हम पित्त की चिकित्सा जब हमको क्लियर हो जाए कि पेशेंट को दाह हो रहा है और जलन हो रही है, जलन मतलब जलन और दाह तो एक ही चीज है, और उसकी जो पूरी हिस्ट्री अगर हम ले रहे हैं तो हमको पित्त एग्रीवेटेड दिख रहा है, तब हम लोग ज्यादा पित्त की चिकित्सा करें। पर पेशेंट कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों चीजें दिखती हैं और डिसाइड नहीं हो पाता कि इसको उष्ण चिकित्सा करें वायु के उसके लिए कि पित्त की चिकित्सा करें। तो उस केसेस में क्या करें समीर? आपने बोला जैसे कि सूचशिखर और अदरक स्वरस, तो उसको कैसे सोच के मतलब बताया पेशेंट को? हाँ, तो पहले तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होना जरूरी है कि वातरक्त है, कि ये नॉर्मल दाह है, कि ये पाद दाह है। अब पाद दाह में स्पेशली बताया है कि चलने के बाद, चलते टाइम ये होता है, और वही जो लोग ज्यादा चलते हैं उनको जो पाद दाह होता है, ये वो वात वायु व्याधि वाला पाद। हाँ, तो वायु को शमन करने के लिए यहाँ पे उष्ण चिकित्सा, इसलिए समीर पन्नग सूचशेखर को अदरक के साथ, मतलब वायु और रक्त को भी बैलेंस करना है, और यहाँ पे शब्दोद्गित से संवाहन भी बताया है। जी, चलने के, शब्द जब काम अच्छा करेगा जब पित्त की जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी हो रही है या फिर जलन वैसी हो रही है कि उन्होंने विहार ऐसा किया है, या डायबिटिक न्यूरोपैथी भी अलग है, सबको डिफरेंशियल करना पड़ेगा अलग अलग। डायबिटिक न्यूरोपैथी भी वायु में ही आएगा ना वैद जी? न्यूरोपैथी में आएगा, लेकिन उसमें कंटिन्यू जलन होती है, हाँ। उसमें बैठे उठने सब में होती है। ये जो पाददा है ये चलने के टाइम पे ही होती है, और जो ज्यादा लोग चलते हैं उनको ही होती है, बाकी लोग को नहीं होती है। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट न्यूरोपैथी तो सबको हो जाती है, सबको मतलब जलन हो ही रही है उसमें। और पेशेंट अगर ये कहता है कि पैर रखने में ऐसा लगता है जैसे पैर है ही नहीं और गीला गीलापन लग रहा है, तो वो तो आगे आ रहे हैं, और विवाद पादहर्ष वगैरह आ रहे हैं, वो तो अलग अलग व्याधि हैं, वो तो अलग अलग है। राम सर। हाँ सर, बताइए सर। सर जैसे जो पेशेंट है, जैसे बैठे बैठे भी सांस दहा होती है, नॉन डायबिटिक है। तो वो अलग व्याधि है, उनकी चिकित्सा अलग है, डायग्नोसिस अलग है, उसमें दोष दोष समोर्चन अलग है, सब अलग अलग है। ये केवल चलने के टाइम तो स्पेसिफिक सर रहेगा। मैंने उसमें क्या कहते हैं, वो उसको रात में फोन आया था, तो मैंने कहा बहुत ज्यादा जलन हो रही, बहुत ज्यादा जलन हो रही, क्या करें? तो मैंने सर हाँ। एलोवेरा उनके घर में लगा हुआ था, मैंने हम्म इसे फाड़ के बीच से और बांध लो, हम्म। और उससे तुरंत इमीडिएट आराम हो गया था। अच्छा, हाँ सर। एलोवेरा, अच्छा, हाँ ठीक है। और किसी ने पेशेंट देखे हैं तो कृपया बताइए। सर, डॉक्टर जी। डायबिटिक तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि पादा होती है, हाँ तो उसमें तो यही है, डायबिटीज का इलाज कर दो, जैसे बसंत कुसुमा का रस दे दो, या और उसके तरह दे दो एंटी डायबिटिक, उसमें राहत नहीं जाया करती। हम्म कैशोर भी काम करता है उसमें। अच्छा, अभी हम्म वैद जी बता रहे थे। हम्म। पर अगर वायु है और उसमें पित्त की चिकित्सा कर दी तो फिर वो दिक्कत होती है। सर थायराइड में भी प्रणाम। ऐसे सर सिम्टम्स दिखते हैं ना सर, कि हाँ पाद दाह हो रहा है? हाँ प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम, बताइए। मेरी मम्मी एक्चुअली 70 लगभग 80 इयर्स की है, उनकी स्पाइनल सर्जरी पूरी हुई है। हम्म वो कोलैप्स हो गया था, मतलब कोलैप्स हो गया था उनका वर्टिब्रे। उसके हम्म। बाद से उन्हें इतना पैरों में जलन होती, इतनी ज्यादा जलन होती कि वो ठंडा ठंडा पानी डालती है रात में भी वो तुरंत सूख जाता है। वो यही अच्छा, कंप्लेन करती है। हाँ, तो उसमें क्या करना चाहिए?
उसमें आप पित्त विरेचन कराइए, रक्त मोक्षण कराइए, दूषित रक्त निकालिए। अच्छा और अच्छा, कोई दवाई भी देना है सर? तिक्तक क्षीर बस्ती दीजिए। फिर उसके बाद में तिक्त रस में रस पाचक रक्त पाचक भी देंगे ना, तिक्त रस हाँ। दीजिए। उससे वो अच्छा जलन कम हो जाएगा। तिक्त कषाय, तिक्त मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य देखिए, तो रस पाचक रक्त पाचक कैशोर गुगुल पंच तिक्त घृत गुगुल, जो तिक्त रसात्मक जो भी द्रव्य है, हाँ हाँ आरोग्य वर्धनी भी तिक्त, जो भी तिक्त रसात्मक द्रव्य। ठीक है सर, हम्म। थैंक यू सर। चंदन का लेप कराएंगे, वो भी तिक्त रसात्मक है, शीतल है तो ठंडापन ला देगा। इतना करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है। ठीक है, डॉक्टर चंपा जी कुछ बोलना चाहती हैं? डॉक्टर आशा जी कुछ बोलना चाहती हैं? प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग सभी को। सर यहाँ पे जो पादधा के लक्षण बताए हैं ना, वो मेरे पास अभी एक पेशेंट आया था, उसमें कॉर्न डेवलप होने से पहले उसने पेशेंट ने बताया कि मुझे 1 से 2 वीक पहले से कांस्टेंट पैरों में जलन वगैरह होता था, तो उसको भी इसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं क्या? जो चलने से जो दर्द हो रहा है उसके बारे में चर्चा हो रही शी वॉज हाउसवाइफ, शी इज हाउसवाइफ, तो हाँ। उनको हमेशा चलने का, खड़े रहने का ज्यादा काम रहता है। तो हाँ बता रही थी कैसे कांस्टेंट मेरे को पैर में झंझनाहट और जलन जैसा होता था। फिर उसके बाद 2 हफ्ते के बाद मतलब स्किन टाइट होने लग गई, स्किन कड़क होने लग गई वहां पे, और उसके बाद उनको कौन हुआ वहां, हाँ बराबर है फिर। है ना? हम्म। ओके, तो मैंने उनको अभी कौन की ही चिकित्सा दी है, किशोर गुगलू दिया है और ये परवाल पिष्टी वगैरह दिया है हम्म। और एकांगवीर रस दिया है, हम्म। और लगाने के लिए दशांग लेप उसके अंदर ये एलोवेरा जेल और शतावरी घृत मिक्स करके, हम्म। उसमें कुछ ऐड करो सर? इतना तो करिए, फिर देखते हैं क्या होता है। वायु का भी शमन करना है, पित्त और रक्त का भी चिकित्सा करना है, ये सब होना चाहिए। ओके, ठीक है सर। पर्टिकुलर कौन के लिए कोई ऐसा मेडिसिन है कॉर्न क्या? के लिए तो ये ये अग्नि कर्म करना पड़ेगा। पंच धातु की शलाका है ना, उसको तप्त करके, या कोई भी लौह शलाका या ताम्र शलाका, उसको पूरा लाल करके और जला दीजिए। जी सर, वो तो अग्निकर्म तो देखा हुआ है, ठीक है। हम्म। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। और उनको बोलिए अच्छा सा चप्पल पहन के घूमे, ऐसे बिना चप्पल के घूमते हैं तो कॉर्न हो जाता है। नहीं सर, वो करती हैं, सब कुछ करती हैं अभी तो। उनको 4 साल पहले भी हुआ था, तो वहां पे भी बहुत वर्स कंडीशन हो गई थी, उनको ऑपरेशन कराना पड़ा था। लेकिन ये अभी कौन क्या है, फिर से वापस वापस होता रहता है उनको रिकरेंट। ऐसे ही नहीं हो रहा है, वो बिना चप्पल के कहीं तो चुभ जाता है कुछ ना कुछ, तो इसीलिए हो रहा है उनको, पैरों में हाँ, इन्फेक्शन हो रहा है। उनके घर में सर मार्बल लगा हुआ है, तो उसकी वजह से भी आई थिंक ज्यादा वो वायु का शीत गुण बढ़ता होगा। और तो उनको सॉक्स पहन के रहने को बोलिए, और हाँ, वो मतलब तो सब बताया है चप्पल सर। पहन के। हाँ, ओके, ठीक है कॉर्न के सर। लिए अलग से चप्पल भी आता है, अलग से आता है वो हाँ, पहनना। वो कॉटन वाला आता है, एक्यूप्रेशर पॉइंट वाला। हाँ ओके, ठीक है सर। आशा मैम, कोई एक लिक्विड भी है जिसको लगा के अप्लाई करने से वो ढीला होके निकल जाता है? अभी एकदम याद नहीं आ रही मुझे कि पहले हम एक लोगों ने कॉर्न कैप करके भी आता है, कौन कॉर्न का कैप। कहते भी हाँ, आता वो तो है, वो तो एलोपैथी सब का आता करवा है, चुकी लेकिन हैं। आयुर्वेदा में यूज करते हैं कुछ। ठीक है, आपको अभी मिले तो मुझे सेंड जी करिएगा मैम। जी। और वैसे ये जो दशांग लेप के में है, उसको पित्त में, जब पित्त की वजह से, जैसे प्योर पित्त में हिस्ट्री दे रहे हैं, तो घृत के साथ यूज करने से, और अगर उष्ण गुण की वजह से हो रहा है वायु के, तो सरसों के तेल से बड़ा अच्छा रिलीफ मिलता है। बराबर। इनफैक्ट इनको चेंज कर देना, जैसे कभी पेशेंट को बता दिया हम हिस्ट्री ठीक से नहीं ले पाए, और उनको हमने बोल दिया कि तुम जो है वो सरसों के तेल से लगाओ, तो उन्हें दिक्कत होने लगती है, तो तुरंत ही बोलते नहीं नहीं, इसको हटा दो, अब घृत से ले लो। तो वो एक उपशय अनुपशय से भी हम लोग हिस्ट्री समझ में ना आए तो वो भी क्लियर हो जाता है एकदम कि किससे कराना है। जी जी। सर नमस्कार। हाँ सर, बताइए सर। सर सूतशेखर रस जो ये सुवर्ण सूतशेखर है? नहीं, नॉर्मल वाला तो चेक करो। सर मेरा भी एक एक्सपीरियंस है ये पाददाह के ऊपर। वो भी हाँ 8 to 10 years का हिस्ट्री था उनका। वो मैं बहुत सारे ट्रीटमेंट तो ले रहे थे, विटामिन वगैरह, इम्प्रूवमेंट नहीं होता था। तो मैं ये पादक क्षिप्र के 2 अंगुल ऊपर विद्याकर्म किया, और 2-3 सेशन में वो ठीक हो गया। उसमें सिर्फ कैशोर गुगुल, कामदुधा ऐसा कुछ दिया था, 2-3 द्रव्य। जी जी जी। ठीक है। और मुनीश शर्मा मैम, आपका एक्सपीरियंस है कुछ?
या कोई और का एक्सपीरियंस है? विनीता जॉन मैम, ऐसे पेशेंट आए हैं तो देखा है आप लोगों ने? प्रणाम प्रशांत सर। जी। सर देखा है, मेरे पापा को भी है, मतलब पादा, तो उनको उनका यूरिक एसिड भी पॉजिटिव आता है, लेकिन सर उनको मुझे लगता है कि वात रक्त की वजह से, क्योंकि उनके पैर के नीचे ना एकदम रेड रेड हो जाता है पूरा, मतलब एकदम से रेड हो जाता है। उनको रक्त मोक्षण से काफी अच्छा आराम मिलता है, और फिर कैस्टर ऑयल अप्लाई करने के लिए भी देती हूँ मैं उनको। अच्छा, नहीं तो आप रक्त मोक्षण करा के या तिक्तक शीर बस्ती देके पूरा ठीक ही कर दीजिए ना, परमानेंट। सर वो मेरे पास है नहीं ना अभी यहाँ पे, तो जब आए थे तो उस समय मैंने एक बार रक्त मोक्षण किया था, और एक बार विद कर्म किया था, तो उस समय उनको आराम मिल गया था 2-3 महीने के लिए। अच्छा जी सर। ठीक है, जब आप वहां जहां पर भी है वहां पर कुछ तो ऐसे प्रसारणी तेल या ऐसे कुछ तेल का एप्लीकेशन वगैरह तो बोलिए। सर वहाँ उत्तराखंड में है वो इस समय, तो वहाँ पे उतना मिलता नहीं है सर, पतंजलि की मेडिसिन ज्यादा मिलती है, और कैस्टर ऑयल मैंने उनको बोला है अप्लाई करने। पतंजलि का कंचन में क्या दे सकते हैं आप बताइए ना, ऐसे कंडीशन में? मैम शीतल ऑयल आता है एक, तो वो भी अप्लाई करने के लिए बोलते हैं, थोड़ा सा मतलब ठंडक के लिए। तो करेले का जूस भी बहुत अच्छा है, जैसे सर ने बोला ना तिक्त रसात्मक, तो मैंने वही सोच के, और मैंने एक बुक में जैसे नुस्खे होते हैं ना उसमें भी पढ़ा था, तो बहुत पेशेंट में करेला जूस अप्लाई करने के बाद भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है। जी तो मैम। ये आप और कैस्टर ऑयल फिर दोनों तरीके से फायदा करेगा इनको। हाँ कैस्टर ऑयल कैस्टर भी ऑयल फायदा करता है। जी जी। मैम फिर उनका वो चलना कौन भी बहुत रहता है ना, तो वात पित्त दोनों ही रहता है, तो इसलिए मैंने कैस्टर ऑयल बोला था, उससे आराम भी मिल जाता है। बस वो कहते हैं लेकिन ज्यादा लगा लो तो पैर फिसलने लगते हैं, स्लीपर्स और पूरे कपड़ों में लग जाता है, क्योंकि वो जल्दी हाँ एब्जॉर्ब नहीं होता ना। वो मोस्टली रात में लगाने के लिए बोलना, मैंने भी पापा को बोला था, नहीं तो स्लीप हो जाएंगे ऐसे, डर लगता है ना, तो उनको बोलना कि ऑयल लगाए। और कांसे की वाटी अगर आपके पास होगी ना, जैसे कटोरी होती है कांस्य धातु की, तो उससे भी हम हल्के से मसाज करते हैं ना, तो उससे भी फायदा होता है। तो वो ऑयल लगा के मसाज करके सॉक्स डालने के लिए बोलना, और स्लीपर्स पहनने के लिए बोलना, तो पैर स्लिप नहीं होता है फिर। सर मैं वो कौन के लिए बता रही थी, मैं मोस्टली जैसे सज्जिक क्षार होता है ना, सज्जिक क्षार 10 ग्राम अगर लेते हैं, चूना 10 ग्राम लेते हैं, और कपड़े धोने का सोडा ऐसे 10, वो भी 10 ग्राम लेते हैं, और 2 ग्राम गेरू, तो इनको सबको मिला के तो थोड़ा सा पानी ऐड करके उसका जैसे मलहम टाइप बना के रखना। मतलब इन सब चीजों को एकदम फाइन पाउडर बना के फिर सब चीजों को मिक्स करके एक डिब्बे में बना के रखना, और जहाँ पे कौन है ना वहां पे वो बराबर लगाना रात में रोज, तो वो धीरे धीरे करके ना सॉफ्ट होना स्टार्ट होता है। और कोई थोड़ा हल्का स्कैल्पेल लेके उसको हल्के हल्के से ऊपर से वो जो भी स्किन सॉफ्ट होता है वो निकालते रहना। ऐसे आपको अगर मोटा सा, अगर बहुत बड़ा सा कौन है ना, उसको 10 to 15 डेज लगेंगे। अगर एकदम स्मॉल वाला है, छोटा सा होता है, तो उसको हार्डली 3 to 4 डेज में वो ठीक हो जाता है। और ये आप लोग मस्से पे भी अप्लाई कर सकते हो, ये मतलब मेरे पास बना हुआ है अभी, मेरे सासू माँ के लिए बनाया था मैंने, उनके गले पे एक छोटा मस्सा था, वो निकल गया 3 दिन में ही। तो काफी अच्छा हेल्प करता है, मैं आपको पिक्चर सेंड करती हूँ कि वो कैसे कंसिस्टेंसी में बनता है। तो ये 4 चीजें उसमें ऐड करिए। गेरू का प्रमाण बस थोड़ा सा रखना है ताकि वो बहुत ज्यादा बर्न नहीं करे, इसलिए वो गेरू डालना है, बाकी कुछ नहीं। तो ये बहुत अच्छा फायदा करता है, पूरा कॉर्न ठीक हो जाता है। मैडम और एक बार थैंक रिपीट यू करें मैम। प्लीज। सब्जी का 10 चूना सोडा और सब्जी दही। क्षार 10 ग्राम, जी चूना 10 ग्राम, और सोडा होता है ना कोई भी कपड़े का, जैसे हम कोई भी हाँ कॉस्टिक डिटर्जेंट यूज सोडा, कर रहे हैं ना आजकल, तो कोई भी ले कॉस्टिक लीजिए। सोडा ना मैम। हाँ वो भी चलेगा, अगर किसी के पास कुछ नहीं है, निरमा पाउडर है, तो वो भी यूज कर सकते हैं। और 2 ग्राम गेरू। ओके, ठीक, थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम। वेलकम। और किसी को कुछ बताना है? उषा मैम, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं पाददा के? जी सर, नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, बहुत ही कॉमन रहता है। और अभी मैम ने जो बताया ना, वात रक्त में जो बर्निंग होता है, उसमें भी ब्रोथ व चिंतामणि ऐड करो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और शतावरी घृत, और उसमें अप्लाई करने के लिए रक्त चंदन पाउडर एंड नाग केशर, उसके साथ मक्खन मिक्स करके 30 मिनट आप उस पर अप्लाई करो ना, तो भी अच्छा रिजल्ट आता है। वात रक्त में जो बर्निंग सेंशन रहता है ना, वो
और उसमें शीत सुधा करके एक आता है, वो भी आप यूज करो तो भी अच्छा रिजल्ट आता है शीत सुधा का भी। जी। थैंक यू सर। आपका बेटा चले गए? हाँ चला गया सर। अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ खुशी का बात है। हाँ थैंक यू सर। जी। अभी मतलब कितना दिन के लिए गए हैं? सर वो तो पहले से 7 साल से वही है, मगर ये कोरोना के कारण वो वापस आया था, तो अभी रिटर्न हुआ क्योंकि उसको तो पीएचडी क्या करना था। साइंटिस्ट है वो वहां पे? जी सर, रिसर्च में एक्चुअल में कर रहा था, ये ग्लोबल मैनेज, अरे सॉरी, ये न्यूरो ब्रेन स्ट्रोक में कर रहा था। पर अभी क्या पीएचडी का उसको क्या लैब, जो हॉस्पिटल लैब वर्क रहता है ना रिसर्च का, तो जी। कोरोना के कारण उसकी 25 बैच को किसी को नहीं हुआ है, क्योंकि बिना जॉब वर्क के तो कैसे कर सकता है वो, जी। क्योंकि रिसर्च में तो वर्क ही चाहिए ना, नॉन थीसिस थीसिस लेके क्या करेगा, इसलिए हाँ, अभी उसको ग्लोबल मैनेजमेंट में हमने डाला है, मेडिकल का ही है वो भी। तो क्या पीएचडी में? नहीं नहीं, डबल मास्टर में। अच्छा। हाँ क्योंकि वो 12th के बाद ही गया था, तो अभी उसका वैसा अब देखते हैं आगे क्या होता है। आपने कितना मेहनत से पढ़ाया उनको और वहां पे? हाँ जी। सर, वो भी बहुत अच्छे से मेहनत करता है, क्योंकि पढ़ने में अच्छा है, क्योंकि अभी तक तो ज्यादातर स्कॉलरशिप ही अच्छे से ले रहा है वो अपने से ही, वहाँ एक अच्छी चीज है। जी। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा सुन के। हाँ थैंक यू सर। ठीक है। और डॉक्टर वर्षा कौशिक? कंचन मैन, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से बताया जो अभी कौन का, जो क्योंकि छोटा डिसीज ऐसे बोलते हैं कि छोटा है, मगर उसको निकालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आजकल के पेशेंट में ये बहुत कॉमन रहता है कि ज्यादा चलना, ज्यादा खड़ी रहना। ये तो ये कौन का जो मोस्टली सभी, पहले तो ऐसा था कि जो ज्यादा हार्ड वर्क करता है, ज्यादा चलता है, उसको ही होता था, मजदूर वर्ग में ज्यादा रहता था, मगर आजकल सबको ये दिखता है। तो आपका ये मुझे जो डायग्नोसिस दिया, अरे आपने ट्रीटमेंट दिया, रियल में सच में बहुत ही अच्छा है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा मैम रिजल्ट आता है मैम। बोलिए। हाँ नहीं, सच में थोड़ा डिफरेंट भी है, क्योंकि ये सब भी अप्लाई करते हैं, मगर आपने गेरू और जो पाउडर आपने मिक्स किया ना, वो रियल में कॉन्सेप्ट अच्छा है। मैं उसका पिक्चर भी डालती हूँ, अभी मैंने डीपी ओके मैम, खोली थी पिक्चर डालने के लिए। हाँ ओके मैम मैम मैम, इसको इसका वॉलेट में थैंक भी यू। यूज कर सकते हैं। वो एलोवेरा में मिक्स कर सकते हैं मैम, इसके जो पूरे हाँ हाँ, कंटेंट, हम कर सकते हैं। क्योंकि सज्जी सज्जी मुझे याद नहीं आ रहा था, सज्जी और चूना का मिश्रण तो यूज किया, बट गेरू उषा मैम सही कह रही है, गैरेट डाल दिया तभी के तभी उसी उसमें, तो ये अच्छा है। और अगर हम मिक्स करने के लिए इसमें जेल यूज कर लें एलोवेरा का, तो मतलब उसके लिए भी अच्छा रहेगा, वहीं की वहीं हाँ जैसे चलेगा मैम मैम, जैसे चार मैंने यूज थोड़ा कर, पानी इसमें ऐड ना किया था। सर, पानी जैसे पानी जी हाँ, बोलिए बोलिए। जैसे उसको सॉफ्ट बनाना है ना, कभी कभी क्या होता है ना, चूना जो होता है ना वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, और उसको समझो एयर लगे तो आप थोड़ा सा, जब भी ये डिब्बी भर के रख दो, आप 4-5 महीने के लिए भी रखो ना, तो कुछ खराब नहीं होता है। थोड़ा सा हार्ड होता है, बस आपको चम्मच से उसको हल्के से फिर से नॉर्मल, ऐसे थोड़ा हल्का पानी डाल के या थोड़ा हल्का चूना डाल के उसको फिर से नॉर्मल कर दो। अभी ये मेरे पास तो काफी 6 महीने से बना पड़ा हुआ है, पर ये अभी भी असरदार है। मैंने मतलब इसको अभी 15 दिन पहले मेरे सासू माँ पे यूज किया तो उनका मस्सा भी निकल गया। मैंने ऐसे बना के रखा था घर में, क्योंकि मैंने एक पेशेंट को भी दिया था बना के, और ये मस्से पे भी बहुत अच्छा काम करता है। किसी ने मुझे वार्ड्स के लिए भी पूछा था, वार्ड्स पे भी एक अच्छा काम करता है, तीनों चीजों पे काम करता है। मैम मैम जेनाइटल बट और एनल अगर में तो ये नहीं यूज कर पाएंगे ना। मैम मैंने जर्नाइटल में भी दिया हुआ था पहले, बहुत पहले, पर बस थोड़ा केयरफुली लगाने के लिए बोलना। फर्स्ट डे लगाएंगे ना तो ऐसा लगता है पेशेंट को कि कुछ रिजल्ट ही नहीं है, कोई भी कौन हो या कुछ मस्सा भी हो ना, तो सेकंड और थर्ड डे वहां पे उनको थोड़ा सा जैसे हल्का सा बर्निंग या चुन चुन जैसे बोलते हैं ना, ऐसे कुछ चुभ रहा है, ऐसे लगना स्टार्ट होता है। मैंने फर्स्ट डे अप्लाई किया सासू माँ पे, तो सासू माँ बोली कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं असर होगा शायद। सेकेंड डे डाला तो ऐसे उन्होंने फिर बोला कि नहीं हार्ड था, हार्ड हो गया, सॉफ्ट था ना मस्सा तो एकदम हार्ड हो गया, और काफी बड़ा मस्सा था। मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने आपको पिक्चर सेंड करना चाहिए था वो गिरने के बाद और पहले, तो इतना हार्ड सॉफ्ट था ना, वो एकदम हार्ड होना स्टार्ट हो गया। थर्ड डे पे तो एकदम नॉर्मल, बिल्कुल एकदम श्रिंक हो गया था वो 75%।
और बिल्कुल 5th डे पे तो पूरा वैनिश हो गया था। तो ऐसे धीरे धीरे उसका असर रहता है। फर्स्ट डे, सेकेंड डे पे किसी किसी पेशेंट में आपको दिखेगा कि कुछ फायदा नहीं हो रहा है, पर ये असर करता ही है, 100% असर करता है। कौन पे तो बहुत अच्छा, जैसे आप उसको 3-4 दिन तो कंटिन्यू लगाते रहिए, रोज रात में उसको पट्टी बांध के लगाने के लिए बोलिए, क्योंकि वो रहता नहीं है। कभी कभी वहां पे पैर पे हम लगाते हैं ना, जिस जगह ऐसी होती है कि हम पैर रख देते हैं नीचे, पेशेंट भूल जाता है लगाने के बाद, तो उसको हल्के से पट्टी ऊपर से लगाने के लिए बोलिए। और फिर जैसे नेक्स्ट डे वो फूल जाता है, तो वहां पे एक तो हमारे पास जो क्या बोलते हैं, हिल को साफ करने के लिए हम यूज करते हैं ना, फीमेल्स स्क्रैपर टाइप, तो वो भी यूज करके उसके ऊपर का स्किन निकलता है, तो वो भी यूज कर सकता है। या फिर आपके पास अगर आपके क्लिनिक में पेशेंट आ रहा है, तो आप उसको हल्के से स्कैल्पेल से हल्के हल्के से उसकी कुरेदना स्टार्ट करिए। हार्डली आपको 5 to 6 डेज जाएगा। उसमें कुरेदना है, फिर से भरना है, कुरेदना है, फिर से भरना है। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि डायबिटिक पेशेंट हो तो आपको बहुत केयरफुल रहना है, या फिर कोई ओल्ड एज पीपल हो तो बहुत केयरफुल रहना है। बस वहां पे पस फॉर्मेशन या वो इन्फेक्ट ना हो, उसका ध्यान रखिए। बस सूक्ष्म त्रिफला या फिर कुछ उसके साथ दे दीजिए। जी मैम एक बार कॉम्बिनेशन रिपीट कर देंगे? 10 ग्राम सब्जी क्षार लेना है। खाने का चूना जो होता है उसको 10 ग्राम लेना है। और सोडा जो होता है ना कपड़े धोने का, उसको 10 ग्राम लेना है। 2 ग्राम गेरू लेना है, गैरिक। और इसको पाउडर फॉर्म में बना दीजिए। सब्जी क्षार से थोड़ा सा क्रिस्टल टाइप होता है, पहले सबको पाउडर बना दीजिए, ये दोनों चीजों को, जैसे खान सोडा जो यूज कर रहे हैं और वो, और बाकी तो गेरू भी एकदम पाउडर, फाइन पाउडर। उसको छान लीजिए अच्छे से, और फिर उसमें चूना और थोड़ा पानी ऐड करके आप उसको पेस्ट जैसे बना के रखिए। मैडम चूना मैम भी इसको खाने ड्राई वाला भी तो रख पान में सकते जो हैं लगाते मैडम। हैं? हाँ, पान में इसको लगाते हैं। दोनों मैम इसको दोनों सोडे बताए ना आपने, खाने वाला भी और कपड़े वाला भी? नहीं नहीं, एक ही सोडा यूज करेंगे, कपड़े वाला। 2 ग्राम क्या लेना है मैम? 2 ग्राम गेरू, गैरिक। मैम इसको ड्राई भी रख सकते हैं और उसी समय हाँ इंस्टेंटली हाँ जब यूज हाँ। करना है तब उसको गीला करके लेप बनाए, क्योंकि ये सच में आप कह रही हैं पत्थर है, फिर बार बार ग्राइंड करना पड़ेगा। तो जो चूना हम लोग खाने वाला यूज करते हैं उसको हमेशा एकदम टाइट बंद रखते हैं, तो वो अच्छा रहता है। और इवन अगर लिक्विड वाला भी है बिल्कुल टाइट बंद हो तो नहीं वो होता। लेकिन अगर हम ये जो टिप है अगर सूखा रखेंगे तो मुझे लग रहा है उसी समय निकालें थोड़ा सा, और उसी समय हल्का सा लेप बना के गीला करके और फिर लगा दें। हाँ, आप अगर क्लिनिक में बना के रखना चाहते हो तो वैसे ही करिए। पेशेंट जी को जी। दे रहे हो तो उनको बोल दीजिए बना के रख दीजिए, क्योंकि पेशेंट आलसी रहते हैं मोस्टली, कि वो नहीं बना था इसलिए मैंने नहीं लगाया। उसको 10 दिन का तो बना के ही रखने के लिए बोलना है, क्योंकि वो बना रहेगा ना, वो लगाते रहता है फिर। ब्रह्मांड कितना बोला मैडम? स्वर्जी का क्षार, चूना, सोडा और गैरिक का? सबका बाकी तीनों का 10-10 ग्राम लेना है, और गेरू 2 ग्राम बस। ओके। और वो थिकनेस कितना रहना चाहिए मैम लेप का? मैं अभी भेजती हूँ, पिक्चर ही भेज रही थी मैं। ठीक है, और किसी ने पेशेंट देखे हैं तो बताइए, पाददाह के पेशेंट। आप लोग के पास पेशेंट आते हैं जो चलने की वजह से पैर में बर्निंग हो रहा है? कमल मैम, आपने देखे हैं पेशेंट? हनुमान जी? सर देखिए प्रणाम सर। हाँ, देखिए सर। गुड मॉर्निंग सर। एक एक करके बोलिए। हाँ हेलो सर। हाँ, बताइए। सर देखिए, लेकिन उनका हिस्ट्री डायबिटिक है, तो उसमें कैसे करें? उसमें तो डायबिटीज का चिकित्सा करना आधा पड़ेगा। का क्या? हाँ, अभी पहले इन लोगों का सुन लीजिए। हनुमान जी आप बताइए सर। जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, आप बताइए। नॉन डायबिटिक पेशेंट में सर कहीं कहीं पे लोकल जो चने की भाजी होती है सर, हाँ, वो सुखा के रख लेते हैं सर, अच्छा। ऑफ सीजन में यूज करने के लिए। तो उसको फिर सर फुला के उसको यूज करके बैंडेज बांध के यूज करते, तो उससे बहुत जल्दी रिलीफ होता है सर, आता है। अच्छा, ये लोकल यूज करते हैं सर, पर उसके भाजी रिजल्ट। कैसे बना, सब्जी कैसे बनाते हैं? नहीं सर, सूखा चने की भाजी आती तो उसको सुखा के रख लेते हैं बाद में यूज करने के लिए, ऐसा होता है लोकल कई जगह पे।
अच्छा, कुछ स्टेट में। तो सर फिर उसको गर्मियों में या जब ऐसे जरूरत पड़ती है तो लोग उसको फुला के पानी में और फिर उसको बांध के पैरों में उसको बैंडेज कर लेते, तो उससे एकदम से रिलीफ मिल जाता सर। पूरा ऐसे जैसे पित्त को सोख लिया, ऐसा काम करता है सर। अच्छा, ठीक है। और डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम, आप कुछ बोल रही थी? डॉक्टर मुनीश मैम। प्रणाम सर। यस, हाँ, प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। कंचन मैम ने बहुत अच्छा बताया ये लोकल एप्लीकेशन के लिए। लोकल एप्लीकेशन तो सर मैंने नहीं किया है कभी भी, पर जितने भी ये पाद दाव वाले आते हैं उसमें ना मैं पहले ये रूल आउट कर लेती हूँ कि डायबिटीज तो नहीं है या कोई और एसोसिएटेड प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड जैसे सर आपने बताया कि मेरी ये चॉइस रहती है कि मैं थोड़ा सा ना थिक वाली दवाइयाँ ही दूं, जैसे पंच थिक ब्रेथ जो है वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, तो वो मैं जरूर देती हूँ। और सर इसमें साथ साथ जैसे जैसे सूर्यशेखर रस है, यदि पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी ठीक है तो फिर उसमें गोल्ड वाला एक तो सूर्यशेखर रस देती हूँ और पित्त शामक अधिकतर दवाइयाँ देती हूँ। जी सर, क्योंकि लोकल एप्लीकेशन के लिए नहीं किया। जनरली जैसे मेरे पास वर्किंग ग्रुप रहता है तो वो बोलते हैं कि मैम हम लगा के नहीं बैठ सकते हैं, तो मैं खाने वाली दवाइयाँ सर ज्यादा देती हूँ। जी सर। ठीक है। और ये जो कंचन मैम आपने बताया है ना सज्जी सा चूना गेरू और कास्टिक सोडा का, मैम ये इस बार मैं भी बना के रखूंगी, फिर जैसा भी होगा फिर मैं भी आपको बताती हूँ कि इसके रिजल्ट क्या रहे। जी मैम, ठीक है, थैंक यू एवरीवन। ठीक है। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, डॉक्टर एमवी सुशील सर, आपका कुछ एक्सपीरियंस है तो शेयर करिए प्लीज। सर प्रणाम। हाँ, प्रणाम सर, बताइए। सर ऐसे पेशेंट ओपीडी में काफी आते हैं और इनको जब भी आप ट्रीट करो तो उसमें 3 चीजों का विशेष ध्यान रखें। एक तो वात, दूसरा पित्त और तीसरा रुधिर का। तो इसमें एक रक्त मोक्षण एक अच्छा ट्रीटमेंट है पंचकर्म, यदि हम जाते हैं तो इससे बहुत जल्दी आराम लगता है। और इसमें जो भी दवाई हमें देनी है वो वात पित्त शामक और रक्त शोधन वाली दवाइयां काम करेंगी, जैसे अमृत गुग्गुल है, केशोर गुग्गुल है, प्रवाल पिष्टी है, गिलोय सत्व है। इस टाइप की दवाइयां इस पर सर अच्छा काम करेंगी। और इसको कोरिलेटेड करना पड़ता है कि ये दाह काय से होता है। कई बार अम्ल पित्त के पेशेंट भी रहते हैं, उनको भी ये कंप्लेंट रहती है कि इसके साथ साथ में उनको पाद दाह हो रहा है। तो इसमें सर वही वात पित्त शामक और रक्त शोधक दवाइयां ही देनी पड़ती हैं। जी, ठीक है। डॉक्टर एमवी सुशील सर, आपका कोई एक्सपीरियंस है तो बताइए सर। सुशील सर शायद हैं कि नहीं है, पता नहीं। और किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो बताइए प्लीज। सर हमारे हॉस्पिटल में जलौका देके उस पर यष्टि मधु का लेप लगाते थे। हेलो, जी मैम, आपकी आवाज आ रही है जी। तो जलौका देते थे और लाइक पेशेंट्स को इंस्टेंटली रिलीफ भी आता था। लाइक जलौका के इमिडिएटली बाद वो बोलते थे कि कम है। मैक्सिमम हफ्ते तक चलता था जलौका, उसके बाद लेपा होता था। एक्चुअली उससे पहले अभ्यंगा करते थे और फिर बहुत अच्छे से साफ करते थे। यष्टि मधु तेला से अभ्यंगा करते थे, उसके बाद साफ करते थे, क्योंकि वरना जलौका चिपकता नहीं था अगर थोड़ा सा भी तेल रह जाए तो। और फिर उसके बाद यष्टि मधु का ही लेपा करते थे। जी, बहुत अच्छा बताया। या फिर धान्या फांटा से वो भी करते थे परिषेका, वो सर्वांग परिषेका करते थे। जी, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। अभी सुनिए, अभी हम थोड़ा रुकेंगे। आज से हम लोग आयुष दर्पण के हर चिकित्सक को जानेंगे कि आप लोग कौन है। तो एक मेल डॉक्टर बोलेंगे एक सेशन में, फिर दूसरे सेशन में फीमेल डॉक्टर। तो सबसे पहले मैं किसको बुलाऊं? डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आप अपने बारे में और अपने सिटी के बारे में बताएंगे सभी लोगों को। प्रशांत भट्ट जी, आप हैं? कोई बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। अपने बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए कि आप कौन है। आयुष दर्पण के हर चिकित्सक को अब चांस मिलेगा अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए, आपको जानने के लिए, ताकि जब पेशेंट आए तो हम बोले कि हाँ प्रशांत जी के पास जाइए। इसीलिए आप अपने बारे में सब डिटेल में बताइए।
हाँ, और जी अपना सर। सिटी के बारे में भी बताइए। जी सर। सर मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत भट्ट है। मैं 96 बैच में मैंने बीएमएस किया था और मुझे करीबन 19-20 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। मेरा हॉस्पिटल सागर, यहाँ पे भोपाल के पास में एक जगह सागर है, भोपाल से 200 किलोमीटर दूर। यहाँ पे मेरा सेंटर है राज रानी आयुर्वेदिक पंचकर्म चिकित्सालय के नाम से। और मैंने बीएमएस नागपुर से किया था और मैं करीबन मतलब 20 साल से ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर। और यहाँ पे बढ़िया काम है सर, हमारा बढ़िया काम करते हैं सर। जी, क्योंकि ना अभी क्या है कि कोई पूछता है ना कि वहां पे कौन डॉक्टर है, वहां पे कौन डॉक्टर है, तो इसलिए जानकारी रहना चाहिए सबको। ठीक है। और आपके क्षेत्र में कैसे पेशेंट आते हैं सर प्रशांत भट्ट जी? हमारे पास सर सभी पेशेंट हैं सर, मतलब ऑलमोस्ट जनरली ज्यादा पेशेंट सर इसी के आते हैं मेरे पास। स्पाइन वाले हो गए, संधिवात हो गया, आम बात हो गया, स्किन डिसीज हो गई, इन्फर्टिलिटी हो गया, आपका अम्लपित्त वाले पेशेंट, मतलब सभी आते हैं सर। पेशेंट तो ऑलमोस्ट सभी रहते हैं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। और एक मैम बोलेंगी, शशि रेखा मैम, आप अपने बारे में बताएंगी सबको, आप कौन है, अपने बारे में बता दीजिए, आप कहाँ प्रैक्टिस करती हैं? शशि रेखा, नमस्कार सर। हाँ, अपने बारे में बताइए प्लीज। सर मैं बैंगलोर से ही हूँ, कर्नाटका। जी। मैंने बीएमएस 2009-10 में पास आउट किया है बागलकोट से। जी। मैं रिसेंटली अपना प्रैक्टिस शुरू किया है मैंने, कुछ 3-4 महीने ही हो गए। लाइक बहुत एलोपैथी और आयुर्वेदा का भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इतना नहीं है, फैमिली की वजह से मुझे बीच में छोड़ना पड़ा था। तो अभी आफ्टर कोविड सब जब ठीक हो गया तो मैंने अभी शुरू किया है प्रैक्टिस। आई एम बीएमएस ग्रेजुएट। जी, तो कोई भी पेशेंट भेजना चाहे तो इनके पास भेज सकते हैं, वो एरिया के। ठीक है, थैंक यू मैम। अच्छा, आरती शर्मा मैम, आपने हैंड रेज किया था, आप कुछ बोलना चाहती थी? प्रणाम सर, थैंक यू, आपने बोलने का मौका दिया। मेरे एक्चुअली रात को भी पूछना था, थोड़ा अर्जेंट था। हाँ। मेरा एक पेशेंट है, उसकी हाइट इंक्रीज के लिए पूछना था, बट उसकी हिस्ट्री भी थोड़ी ऐसी है। बच्चा है, वो 19 इयर्स का है वो लड़का, और उसके फादर की हाइट 5'7" है और उसके मदर की हाइट 5 फीट है। और उसकी हिस्ट्री में उसको एक तो डेंगू हुआ था 1 ईयर बैक, और अभी रिसेंटली 2 महीने पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसका जो पैर के आगे का पंजा रहता है वो सारा दब गया था, बाइक से वो गिर गया था, तो उसमें मैश डालकर उसका मतलब ठीक किया था। और उसको 2.5 साल पहले एलर्जिक राइनाइटिस डॉक्टर ने बोला था। और उसको प्रेजेंटली क्या कंप्लेंट रहती है कि उसको सुबह उठते ही छींके शुरू हो जाती है, किसी भी चीज से उसको एलर्जी हो जाती है, मूंगफली से हो जाती है, किसी भी चीज से उसको एलर्जी हो जाती है और छींके शुरू हो जाती है। और उसका नेजल सेप्टम भी डेविएटेड है। तो मेन उसको जो मेन उसका कंसर्न था वो हाइट से रिलेटेड था, और वो उसके लिए वो पंचकर्मा भी चाहता है और शमन चिकित्सा, दोनों चीजें चाहता है। इसमें आप उनका फोटो अगर भेज देंगे तो मैं ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। ऐसे पंचकर्मा में तिक्तक शीर बस्ती से बहुत अच्छा फायदा होगा। और थोड़ा फोटो भेजेंगे और थोड़ा और हिस्ट्री की, कृमि का इतिहास है क्या, थोड़ा केस शीट भर के भेजेंगे तो मैं और सर वो हाँ वो सारा मैंने सर आप जो आपका हाँ मैंने केस शीट सर सारा भर दिया। मैं आप जो भी पूछना चाहते हैं मैं सारा डिटेल में बता सकती हूँ। उनका लाइफस्टाइल और डाइट बहुत ज्यादा खराब है। वो रात को 12:30 बजे सोता है, 11 से 12:30 तक वो वॉक करने जाता है रात को, और 12:30 बजे रात को सोता है, और सुबह वो 8:30 या 9 बजे उठता है, और 10:30 बजे उठ के वो ब्रेकफास्ट करता है, और ब्रेकफास्ट में उसको बिस्किट वगैरह खाता है, या वो बोलता है कि रोज मैं कोई ना कोई फास्ट फूड तो खाता ही था। अभी लास्ट 2-3 मंथ से मेरा बंद है, जब से एक्सीडेंट हुआ उसके बाद से बंद है, अदरवाइज वो रोज ही फास्ट फूड खाता है। और टिपिकल वो पित्त प्रकृति है। जी। और उसके अलावा अभी वो कुछ नहीं कर रहा, उसने +2 किया हुआ है, और वो बोल रहा है कि मेरे को 3 या 4 महीने के बाद, मैंने आईलेट्स वगैरह क्लियर किया है, मेरे को बाहर जाना है, तो 3-4 मंथ्स का मेरे पास समय है। अगर आप कुछ 3 महीने में बढ़ जाएगा हाइट। एक तो पूर्ण सोम करके एक दवाई आता है, पूर्णेंदु करके, महाराष्ट्र में मिलता है, उसको राइट नॉस्ट्रिल में, नाक में डालना है। दूसरा चंद्रशूर का बीज होता है, महाराष्ट्र में आड़ी बोलते हैं, आड़ी,
जी सर। उसको 1 किलो लेके आना है, उसका 30 भाग करना है और 1 भाग निगलना है, स्वॉलो करना है शाम को। और लाक्षा गुगुल और महायुगराज गुगुल 2 टाइम देना है। और बाकी ठीक है दूध पीना है उसको। जो ये दवाइयां दी जा रही है ना, तो उससे क्या होगा कि सर। दूध absorb- आलिफ कितना देना उसको, जो ये 1 किलो का 30 भाग करना है और 1 भाग अच्छा वो स्वॉलो करना है शाम को। अच्छा, निगलना है मतलब उसको, निगलना है, चबाना नहीं है। ठीक है। वो जब जाएगा ना तो कटु अवस्था पाक पे काम होता है। और जो दूध है वो आधा लीटर से 3 लीटर तक दूध डेली पीना है दिन भर में। तो जी जितना सर। दूध है ना वो पूरा एब्जॉर्ब होके ऑस्टियोजेनेसिस होके हाइट बढ़ने लगता है। और कभी कभी ठीक है इसको आप अगर फोटो भेजेंगे तो मैं बताऊंगा, तिक्तक शीर सर, बस्ती। फोटो मैं अभी थोड़ी देर में ही भेज देती हूँ ग्रुप में। ठीक है। और ये फॉर्मूला मेरे आदरणीय गुरु वैद्य जमदग्नि सर का है। और सर ने हजारों पेशेंट ठीक किए हैं और सबको फायदा हुआ है, हजारों क्या लैक्स में किए हैं। जी सर सर। नशा किसका बोले आप? पूर्ण सम एक दवाई आता है पूर्णेंदु करके, वो 2000 रुपये लीटर मिलता है अगर ज्यादा चाहिए तो, ज्यादा पेशेंट है तो उसका ना रोज 5-5 ड्रॉप नाक में डालना है, राइट नॉस्ट्रिल में, एक टाइम ही डालना सिर्फ है। सिर्फ राइट में ही डालना है। हाँ, तो उससे क्या होता है कि ये सारे और फिर स्कीपिंग करना है 500 से 1000, रस्सी कूदना है और लटकना है, पोल से लटकना है और साइकिल ऊंचा करके, सीट को ऊंचा करके और साइकिलिंग करना है। और कुछ कुछ आसन है, उसका मैं ये भेज दूंगा सर का जो चार्ट है, वो जी भेजने से सर। 100% रिजल्ट आता है। सर जो वस्ती बताए वो 24 कौन सा ईयर्स तक करें? की हाइट बढ़ता है, बाद में नहीं बढ़ता। वस्ती कौन सा बताया? तिक्तक शीर बस्ती। उसमें घृत कौन सा यूज करना है? महापैशाचिक घृत। ठीक है। और मतलब अल्टरनेट में जैसे एक दिन तिक्त शीर बस्ती नहीं दिया, नहीं महापेशाचिक नहीं नहीं देकर। नहीं, ये कोई और व्याधि नहीं है, इसमें तिक्तक शीर बस्ती देना है डेली। नहीं, उसके साथ जैसे हम ऐसे नॉर्मली ऐसे कर रहे थे वो ना। वात व्याधि में देते हैं। ये जो है हाइट बढ़ाने के लिए दूध का बस्ती उसमें घी डाल के देना है और डेली देना है। ये अच्छा। वात व्याधि में नहीं आता। महापैशाचिक घृत डाल के 50 ml महापैशाचिक घृत और 100 ml शीरपाक गुड़ूची। मतलब 150 ml रोज देना है हमने। हाँ, गुड़ूची पटोल यष्टि मधु किरातिक्त। ठीक है। ये कंटिन्यूस कितनी दिन तक देना है? 3 महीने। ठीक पहले है। महीने का ये है, दूसरे महीना में दिन में नींबू और प्याज होना चाहिए। नींबू और नहीं नहीं, नींबू और खीरा ककड़ी ये दिन में ठीक होना है। चाहिए। और तीसरे महीने में प्याज और गुड़ ये होना चाहिए, दिन में कंपलसरी होना चाहिए। ये जितना भी खाना चाहे वो खा सके। हाँ, लेकिन ये कंपलसरी होना चाहिए। और वो नाक में पूर्णेंदु डालने से ही हाइट बढ़ता है, वो नहीं डालेंगे तो नहीं बढ़ेगा। जो सर तिक्त शीर बस्ती है उसको 3 मंथ्स कंटिन्यू करना है, अलोंग विद जो पूर्णेंदु आपने बताया हाँ राइट नॉस्ट्रिल में डालना है। हाँ, और ये तिक्तक सारे। शीर बस्ती नहीं भी दिया तब भी हाइट बढ़ता है, वो दवाई इतनी बढ़िया है, हाइट बढ़ती बढ़ती है। सर एक जो आपने महापेशाचिक घृत आपका पहले भी एक बार किसी ने पूछा था, सर ने किसी ने क्वेश्चन, तो उसमें भी आपने बताया था, तो ये ओरली भी खाने को दे सकते हैं ये? ओरली भी देना है, क्योंकि ये उन्माद में आप देखेंगे महापैशाचिक घृत में लास्ट वर्ड क्या लिखा है, लास्ट लाइन, बालानम अंग वर्धनम, मतलब ये कहीं पर भी अंग को बढ़ाना है। तो ये कितनी मात्रा में देंगे महापेशाचिक घृत खाने के लिए भी? खाने के लिए दीपन पाचन करके अग्नि को बढ़ा के और फिर 4-4 चम्मच दिन में 3 बार। ठीक है। मतलब वस्ती भी हम करें और साथ में महापेशाचिक घृत खाने के लिए भी दें, और वो जो पूर्णेंदु आपने बताया उसका नस्य भी, ये सब कुछ हम साथ साथ कर सकते हैं। हाँ। ठीक है और सर। क्या हुआ कि 4-4 चम्मच ज्यादा नहीं हो जाएगा अवय जी? अगर अग्नि बढ़ा दिया तब मैंने कहा अग्नि बढ़ाने के बाद, क्योंकि सर उसको शमन मेडिसिन में। क्योंकि क्या है, मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि क्या है कि हाइट बढ़ाना है ना, तो हमें अस्थि में ये रस्सी कूदने के लिए भी मैंने बोला 500 से 1000, उतना से वात प्रकोप ना हो जाए, इसीलिए उसको बैलेंस करने के लिए 4-4 चम्मच बोला। रस्सी कूदेंगे, साइकिलिंग करेंगे तो वात का प्रकोप नहीं है, वात को बैलेंस करते हुए करना है, इसीलिए। जी सर। और शमन मेडिसिन आप में आधा और चम्मच भी दे सकते हैं, मुझे इससे कुछ नहीं है, मैंने अच्छा रिजल्ट के लिए बताया ये चीज। नहीं सर, उनके पास 3-4 महीने का ही टाइम है, हाँ, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि हमने बाहर जाना है, और मतलब थोड़ा रिजल्ट अगर जल्दी आए तो हमें अच्छा तो हर लगेगा। महीने में क्या करना है कि सुबह का हाइट अलग होता है और शाम का हाइट अलग होता है। अगर हम ठीक लोग है। लेट जाते हैं, सो जाते हैं, तो हाइट थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। और दिन भर में
कॉम्प्रेस होता है वर्टिब्रास, तो शाम का हाइट अलग होता है। तो दोनों टाइम का हाइट मेजर करिए, सुबह का और शाम का। जी सर। एक जगह ऐसा मार्क कर लीजिए, स्केल डाल के मार्क कर लीजिए। और कोई शमन मेडिसिन में भी कुछ और देना है? नहीं शमन मेडिसिन नहीं, जरूरत नहीं है। तो उसके राइनाइटिस इसी से क्योर हो जाएगा या कुछ नहीं अलग से देना नहीं, पड़ेगा? इसीलिए पेशेंट का फोटो भेजिए, पूरा हिस्ट्री भेजिए, फिर मैं और कुछ बताऊंगा। सर गुड़ के साथ क्या होता है? क्या खर आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। सर हिस्ट्री तो उसका सारा ले लिया, फोटो मैं अभी भेज देती हूँ, अभी आप भेज भेज के देती करिए, ठीक है, फिर देखेंगे। उसका कृमि का भी है सर, वो रात को बोलता है वो सोते सोते। हाँ तो आप थोड़ा भेजिए, फिर देखते हैं। आशा मैम क्या बोल रही है? आशा गुप्ता मैम। हाइट बढ़ाने वाला जो फॉर्मूला बताया वो कितनी एज तक के पेशेंट के लिए टारगेट है? एक मिनट, खर आवाज आ रही है। हाँ क्या बोल रही हैं आप? आपने जो ये हाइट बढ़ाने वाला फॉर्मूला बताया वो कितनी एज तक के पेशेंट के लिए यूजफुल हो सकता 24 तक बढ़ता है, उसके बाद नहीं बढ़ता है। ओके सर, ठीक है। वैसे मतलब जो जब जिनके उनकी मीनार हो चुका है, धातुओं का मतलब वर्धन हो रहा है उस एज तक कर सकते हैं, उसके हाँ उसके बाद बाद नहीं नहीं कर होता। सकते। इस पे सकाल पेपर है महाराष्ट्र का, इतना बड़ा है कांग्रेस का, तो उन्होंने सर पे, हमारे सर पे केस कर दिया था कि ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं हाइट बढ़ाना है, मैजिकल ड्रग रेमेडीज एक्ट के अंदर केस कर दिया था पेपर वाले ने। सर ने 19 ईयर्स हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट में गए, सारा डेटा दिया कि देखो हाइट बढ़ रहा है, तब फिर वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने वो पास किया और सर की जीत हुई। मतलब ये सच में होता है, सर ने पूरा डेटा दिया बॉम्बे हाई कोर्ट में। वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। हमारे बहुत सर अच्छा लगा से सर। मैं अभी शेयर करती हूँ क्योंकि उसने आज ही मेरे पास आना है, तो उस चीज के लिए बहुत ज्यादा उसको है कि बढ़ेगा, ऐसा होगा ऐसा होगा, तो मैं अभी भेजती हूँ आपको। मैंने खुद भी दिया है। मीनार मैंने के बाद कितने दिन तक दे सकते हैं, कितने महीने तक, मतलब मीनार हुआ है जैसे पेशेंट का, और हिस्ट्री भी ऐसी है, दोनों पेरेंट्स की हाइट कम है, पर बेटी जो है उसको पीरियड आया 11.5 साल में, तो मदर चिंतित होकर आई कि क्या हो सकता है अब इसकी हाइट के लिए। बढ़ता है 24 साल तक बढ़ता है। वो डॉक्टर सीमा त्रिपाठी मैम है ना, उनकी जो भतीजी भांजी थी, उनका भी हाइट बढ़ा, 1 महीने मुझे में बढ़ याद गया। है। हाँ। ये दवाई फेल नहीं हुआ है, आप पूछे सीमा मैम को, बढ़ा था हाइट। सर जो तिक्त शीर बस्ती थे ना, उसमें 50 ml महापेशाची घृत रहेगा और 100 ml वो दूध से सिद्ध किया हुआ वो 4 औषधियां रहेंगी। ठीक है, बाद में बात करते हैं, अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं, थैंक यू।